धन्यवाद करते हैं अपनी ई-बाइटोरियम टीम को, डॉक्टर सागर जोशी जी को, जिन्होंने ऐसे विशेषज्ञ, ऐसे साइंटिस्ट, ऐसे कुशल लोगों के साथ मिलकर के कुछ ऐसे उत्पाद जो खोज किए, पैदा किए कि जिनको इस्तेमाल करके हम अपने किसानों को ज्यादा से ज्यादा पैदावार दे करके और कम से कम लागत में और बिल्कुल पॉइजन रहित, बिल्कुल फर्टिलाइजर रहित, बिल्कुल केमिकल रहित कृषि के बारे में जानकारी दे सकते हैं। और ये हमारा सबका नैतिक जिम्मेवारी बनती है, नैतिक दायित्व बनता है कि हम इस प्रोडक्ट को, इस उत्पाद को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करें, क्योंकि अगर हम इसको प्रमोट करेंगे तो हमारी आधी से ज्यादा समस्या तो वैसे खत्म हो जाएंगी। हम अपने देश को जो स्वस्थ रखने का बीड़ा उठाकर चल रहे हैं वो वैसे खत्म हो जाएगा, क्योंकि हम अपने देश को आत्मनिर्भर बनाने में मदद करेंगे, केमिकल युक्त मुक्त करने में मदद करेंगे, जिससे हमारे देश में समस्या पैदा हो जाएंगी। तो लीजिए, ज्यादा बातचीत कर नहीं करूंगा क्योंकि सेशन भी लंबा है और पहली बार ले रहा हूँ, टाइम भी मुझे इसमें ज्यादा लग सकता है। देव जी, अगर 2-4 मिनट ऊपर भी चले जाए तो उसके लिए मैं आपसे पहले क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि हो सकता है ये ऊपर चले जाए। कंटिन्यू तो सर, लीजिए, स्टार्ट कंटिन्यू। करता हूँ। बीच में मेरी आवाज अगर ब्रेक हो जाती है तो मुझे फौरन बता देना, क्योंकि मुझे पता नहीं चलेगा कि मेरी ब्रेक आवाज हो चुकी है। तो जी लीजिए दोस्तों, आपका सबका पुनः वेलकम। और उम्मीद करता हूँ कि आप सब मंगल में होंगे और आज के सेशन को बड़े ध्यान से सुनेंगे। नोट करें या ना करें, लेकिन ध्यान से सुन लें। इसमें कुछ शब्द ऐसे हैं जो बिल्कुल साइंटिफिक शब्द हैं, वैज्ञानिकों के द्वारा लिखे हुए हैं, उनके अनुवाद भी मुझे नहीं मिल पाए, तो उनका भी मैं ऐसी चीज इस्तेमाल करूंगा। और कुछ मैंने ढूंढने की कोशिश की है कि कुछ शब्दों को हमारी भाषा में क्या कह सकते हैं, उनको मैं विश्लेषण करूंगा। तो लीजिए, स्टार्ट करते हैं आज की जूम सेशन को पीपीटी के माध्यम से। देखिए दोस्तों, आपके सामने जो 5 डिब्बियां दिखाई दे रही है, ये पांचों डब्बी हमारे कृषि में इस्तेमाल होने वाले वो प्रोडक्ट है। नंबर 1 जो बाएं से दिखाई दे रही है, वो सॉइल हेल्थ केयर, यानी कि सबसे पहले हम अपनी मिट्टी को किस प्रकार से स्वस्थ रख सकते हैं। सबसे जरूरी होता है हमारी मिट्टी को स्वस्थ रखना, क्योंकि सब कुछ इस मिट्टी से पैदा होता है, हम भी मिट्टी से पैदा हुए और हमारी सारी जो क्रॉप्स है, हमारी जो जितनी फसलें सारी मिट्टी से पैदा होती है। इसलिए इसको, मिट्टी को स्वस्थ रखना निहायत ही जरूरी होता है। तो इसमें होता क्या है, तो मृदा स्वास्थ्य देखभाल में पोषक तत्वों की मृदा, यहाँ पर जो मृदा जो शब्द लिखा हुआ है, इसको मिट्टी कहते हैं। इसको थोड़ा सा नीचे करें। चलो, कोई बात नहीं, मैं इसको बता दें। मृदा स्वास्थ्य देखभाल में पोषक तत्वों की जो जरूरत होती है, मिट्टी को शुरुआती दौर में स्वस्थ रखने के लिए, मिट्टी को शुरुआती दौर में स्वस्थ रखने के लिए जिन तत्वों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, वो है जैविक कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस और C/N, यानी कार्बन और उसके अनुपात में नाइट्रोजन। ये वो तत्व हैं जिनको सबसे पहले मिट्टी को जरूरत होती है अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए, ताकि वो अच्छी स्वस्थ और लाभदायक फसल पैदा कर सके। तो इसमें सबसे पहले होता है जैविक कार्बन, ऑर्गेनिक कार्बन। देखिए दोस्तों, जैविक जो शब्द है ये जीवाणुओं से होता है, और हम अब से पहले लगभग लगभग मैं समझता हूँ कि इसमें जो लोग बैठे हुए 30-35 साल से उम्र के ज्यादा के जितने भी इसमें पार्टिसिपेंट हैं, उन्होंने इस मौसम में जो आज सीजन चल रहा है, रेनी सीजन जो बरसात का है, इस सीजन में आप लोगों ने देखा होगा कि खेतों में मिट्टी फूलती थी और उसमें से कुछ कीड़े निकलते थे, जिनको अपने अपनी भाषा में कुछ भी कहते होंगे। यहाँ पर केचुए कहते थे, किसी भाषा में उनको गिंडोहे कहते हैं, कहीं पर उनको झिंगुर कहते हैं। और विभिन्न प्रकार के कीटाणु इस मिट्टी से निकलते थे, जिनको जैविक कार्बन के नाम से जाना जाता है। जैविक कार्बन मिट्टी की संरचना का बेहतर इसका नाता होता है, जिससे जितनी हमारी मिट्टी उर्वरक होगी, जितने धरती के अंदर जीवाणु पैदा होंगे, उतनी हमारी मिट्टी भुरभुरी होगी, जिससे जल धारण क्षमता और वायु संरक्षण में सुधार होता है। यानी कि मिट्टी में ताकत बढ़ जाती है, पानी को ज्यादा से ज्यादा शोषित कर सके और ज्यादा समय तक अपने साथ में रख सके, ताकि फसलों को लंबे समय तक पानी मिल सके। पानी को अवशोषित करने की क्षमता और वायु संरक्षण, यानी वायु, फिर पौधों को चाहिए होती है कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन को ज्यादा समय तक शोषित करके अपने पास रख सकती है। इसका जैविक कार्बन ऑर्गन का काम होता है।
जीवाणु की गतिविधि में वृद्धि होती है। धरती के अंदर जो जीवाणु होते हैं, इस जैविक कार्बन के इस्तेमाल से पृथ्वी की जो सोयल हमारा जो ट्रीटमेंट है, इसमें जीवाणुओं की गतिविधि बढ़ती है कि धरती के अंदर जितने ज्यादा जीव जंतु पैदा होंगे। देखिए, आप लोग जो किताबों में पढ़ते थे पहले, किसान के दोस्त और किसान के दुश्मन। तो सरप जो होता है हमारे खेतों में पाया जाता है, आज हम किसान उनको अक्सर दवाई डाल करके मार देते हैं। वो भी किसान के दोस्त होते हैं, क्योंकि किसान की फसल को बर्बाद करने वाले जो जानवर होते हैं जैसे चूहे वगैरह, उनका भक्षण ये सांप ही करते हैं। लेकिन आज हमने उनको भी मारना शुरू कर दिया है। और पृथ्वी के अंदर जो जीव पैदा होते थे, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े जो पैदा होते थे, जो पृथ्वी को अंदर से उसकी खुदाई करके भुरभुरी करते थे, उनको भी खत्म करना शुरू कर दिया। तो वो जीव इसमें पैदा होते हैं इस प्रोडक्ट के इस्तेमाल से। छोटे छोटे जीव जिनसे ऊर्जा का स्रोत के रूप में कार्य करता है, जिससे मिट्टी की जैविक गतिविधि में बहुत ज्यादा वृद्धि होती है। तीसरा होता है पोषक तत्वों का संचयन, यानी कि वो तत्व जो हमारी फसल को ज्यादा से ज्यादा पोषक देने में सहायक होते हैं, उन तत्वों को इकट्ठा करने की पावर हमारी मिट्टी के अंदर बढ़ जाती है और उनको रिहाई करने में मदद करते हैं। रिहाई का मतलब संचित करना और उनको इश्यू करना, उनको डिवाइड करना। जब फसल को जिस पोषक तत्व की जरूरत होती है, उस तत्व को उस फसल तक पहुंचा देना, इसको रिहाई कहते हैं, जिससे पौधों को स्थायी पोषण मिलता है और पौधे स्पष्ट और मजबूत रहते हैं। अगला ले लेते हैं नाइट्रोजन। पत्तियों का, नाइट्रोजन से पत्तियों का विकास होता है। देखिए दोस्तों, नाइट्रोजन पौधों में जो क्लोरोफिल निर्माण के लिए आवश्यक होता है, क्लोरोफिल जो होता है वो होता है पत्तों की हरे रंग की जो बनावट होती है। हर एक फसल में जो हरियाली जो होती है, जो पत्तों में हरा रंग होता है, उसको क्लोरोफिल बोलते हैं। क्लोरोफिल के निर्माण के लिए आवश्यक है, जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को बढ़ावा देता है, जिससे जितने पत्ते हरे होंगे और जितने पत्ते चौड़े होंगे, मजबूत होंगे, बड़े होंगे, उतनी प्रकाश संश्लेषण क्रिया को अपनी तरफ खींचते हैं, जिससे हमारे पौधों को ऊर्जा मिलती है और पत्तियों के हरे रंग को बनाए रखता है। दूसरा होता है प्रोटीन निर्माण। नाइट्रोजन के इस्तेमाल करने से, इस प्रोडक्ट के माध्यम से नाइट्रोजन प्रोटीन और अमीनो एसिड के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी हमारी फसल को जो नाइट्रोजन चाहिए, जो प्रोटीन चाहिए, जो अमीनो एसिड चाहिए, उसको ये बढ़ाता है और जो पौधों की वृद्धि और विकास के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। तेजी से वृद्धि होती है। नाइट्रोजन की उचित मात्रा अगर पौधों को मिलती है तो पौधे बड़ी तेजी से बढ़ते हैं और जिससे फसल की उपज हमारी ज्यादा हो जाती है। इनका जो जो सारे लाभ है, इनका जो मोटा मोटा सारांश ये है कि मिट्टी की संरचना, यानी मिट्टी की बनावट, मिट्टी का स्वभाव और मिट्टी का उपयोग, जैविक कार्बन और सही कार्बन नाइट्रोजन अनुपात की संरचना को सुधारते हैं, जिससे जल धारण क्षमता बढ़ती है। जैसे मैंने बताया था, जल को अवशोषित करने की पावर बढ़ती है, ताकत बढ़ती है, और जल को ज्यादा समय तक पौधों तक पहुंचाने की उसकी क्षमता बढ़ती है, जिससे पौधे पोषक होते हैं। पौधों में नाइट्रोजन फास्फोरस की सॉइल हेल्थ के मृदा में कम से कम इसको जो हम डिवाइड करते हैं, सप्लाई करते हैं, जो डालते हैं पौधों की वृद्धि के लिए, ये कम से कम 1 लीटर जड़ क्षेत्र में देना चाहिए। जड़ क्षेत्र मतलब मिट्टी में पौधों के नीचे वाले हिस्से में पहुंचना चाहिए, जिससे पौधों को लगातार पोषण मिलता रहता है। सॉइल हेल्थ केयर जैविक खाद में मिलाकर, इसका उपयोग करने का तरीका आप नोट कर सकते हैं। सॉइल हेल्थ केयर जैविक खाद में मिलाकर, जैविक खाद जो हमारी गोबर खाद होती है, जो हमारे खेत की मिट्टी होती है, या कोई फर्टिलाइजर होता है, उसमें भी मिला करके 1 लीटर प्रति एकड़ के लिए किसी भी प्रकार की फसल में, किसी भी अवस्था में, बीज की बुवाई से लेकर के फल निकलने तक कभी भी दे सकते हैं। सॉइल हेल्थ केयर ड्रिप द्वारा, पावर स्प्रे द्वारा जड़ के क्षेत्र में 200 लीटर पानी में 1 लीटर मिला करके दिया जा सकता है। सॉइल हेल्थ केयर का इस्तेमाल फलों और पौधों को 2 या 3 बार ड्रिपिंग द्वारा भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, समझता हूँ कि शायद आपने इसको अच्छी तरह से समझ लिया होगा, और ये पीपीटी आपके पास किसी न किसी माध्यम से पहुंच जाएगी, आप उसको बाद में भी समझ सकते हैं। नेक्स्ट लेते हैं टेराटेक प्लांट हेल्थ केयर। तो दोस्तों, जब हमारे खेत में बीज बो दिया जाता है, हमारी जो फसल होकर के खेत से बाहर आती है, तो छोटे छोटे से प्लांट होते हैं, उनकी किस प्रकार से रक्षा की जाती है, किस प्रकार से उनको स्वास्थ्य लाभ दिया जाता है,
जिस प्रकार से माँ के गर्भ में जब बच्चा होता है तो उसको पहले महीने से और 9वें महीने तक कंटिन्यू जो डॉक्टरों द्वारा डोज दी जाती है, जो इंजेक्शन दिए जाते हैं, जो सप्लीमेंट दिए जाते हैं, इसी प्रकार से मिट्टी को भी हमने अब तक जो हेल्थ केयर के सॉइल हेल्थ केयर के हिसाब से दिया। लेकिन जब बच्चे का जन्म हो जाता है तो फिर बच्चे की देखभाल बड़ी दुर्लभ हो जाती है। उसको हर प्रकार के मौसम से बचाना, हर प्रकार के दुष्प्रभाव से बचाना ये बहुत जरूरी हो जाता है। तो उसके लिए प्लांट हेल्थ केयर नाम का जो प्रोडक्ट है ये किस प्रकार से काम करता है, इसके अंदर क्या चीज होती है। पौधों के स्वास्थ्य की देखभाल में सूक्ष्म पोषक तत्वों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। हमारे जो पौधे होते हैं छोटे छोटे, उनमें सूक्ष्म जो तत्व होते हैं जो दिखाई नहीं देते, उनका सबसे विशेष योगदान होता है। इसमें जिंक होता है, लोह होता है और मोलिब्डेनम होता है। ये मोलिब्डेनम, इसका मुझे कोई अनुवाद नहीं मिल पाया, मैं इसका ढूंढ करके किसी डिक्शनरी में या किसी विशेषज्ञ से पूछ कर बताऊं क्या होता है। इसको एमओ बोलते हैं। मैग्नीज होती है, तांबा होता है और नैनो अमीनो एसिड्स इसके अंदर होते हैं जो हमारे पौधों को पोषक तत्वों के फायदे ये दे सकते हैं। तो सबसे पहले ले लेते हैं जिंक। एंजाइम की सक्रियता। जिंक कई प्रकार के एंजाइमों की सक्रियता में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो पौधों के मेटाबॉलिक प्रक्रियाओं के आवश्यक है। देखिए दोस्तों, दो प्रकार की लाइफ हमारी लाइफ होती है। एक तो बायोलॉजिकल लाइफ होती है और एक मेटाबॉलिक लाइफ होती है। तो मेटाबॉलिक जो लाइफ होती है उसकी प्रक्रियाओं के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं। दूसरा है प्रोटीन संश्लेषण। यह प्रोटीन संश्लेषण और हार्मोनल संतुलन को बनाए रखने में मदद करता है। प्रोटीन संश्लेषण और हार्मोनल, हार्मोनल जो होता है वो जिस प्रकार से हमारे एक्स वाई जो कीटाणु जो नर और मादा होते हैं, उस प्रकार से पौधों में भी हार्मोन्स होते हैं। उनके संतुलन को बनाने में इसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है और बहुत ज्यादा मदद करता है। तीसरा होता है पत्तियों का विकास। जिंक पत्तियों की वृद्धि और विकास को बढ़ावा देता है और पत्तियों के छोटे आकार को रोकता है। आपने देखा होगा कि शुरू शुरू में जो पौधा होता है उसके नीचे वाले जो पत्ते होते हैं बड़े होते हैं, चौड़े होते हैं, और जैसे जो ऊपर जाता है वो छोटे छोटे होते चले जाते हैं। इस प्रकार से फल भी होते हैं। पहले जो फल लगते हैं बड़े बड़े होते हैं और ऊपर जाते जाते दाने छोटे हो जाते हैं। गेहूं की बाली लीजिए, बाजरे बाली लीजिए, आप टमाटर लीजिए, कोई भी फसल लीजिए, पहले जो फल लगते हैं बड़े बड़े होते हैं, पीछे छोटे छोटे होते जाते हैं। इसी प्रकार से पत्ती, तो ये जो जिंक होता है ये पत्तियों के विकास को बढ़ावा देता है, जिससे चौड़े चौड़े प्रकार के स्वस्थ पत्ते हमारे पौधों में आते हैं, जिनसे वही पानी का उनका जो अवशोषण बढ़ता है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया बढ़ती है और हमारे पौधों को मजबूती मिलती है। लौह जो तत्व होता है ये क्लोरोफिल निर्माण यानी पौधों में हरेपन को बनाए रखने में लौह पौधों में सबसे महत्वपूर्ण होता है, जो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया को भी बढ़ावा देता है। ये शब्द कई बार आएंगे क्योंकि ये सभी जो प्रोडक्ट हैं ये लगभग लगभग सबका वही काम होता है कि पौधों को मजबूती देना, उनमें हरेपन को बढ़ाकर रखना, उनकी प्रकाश संश्लेषण क्रिया को बढ़ाना। तो ये उसको बढ़ाता है। श्वसन प्रक्रिया। दोस्तों, जिस प्रकार से हम सांस लेते हैं और हमारे सांस लेने की सबकी क्रिया अलग अलग होती है, कोई किसी की ज्यादा होती है, किसी की कम होती है। किसी भी अस्वस्थ अवस्था में हमारी श्वास प्रक्रिया पे इफेक्ट पड़ता है, इसकी वजह से हम कभी भी ऑक्सीजन का सहारा लेना पड़ जाता है आर्टिफिशियल का। इसी प्रकार हमारे पौधे भी श्वसन प्रक्रिया करते हैं, ये भी सांस लेते हैं। इस श्वसन प्रक्रिया में ऊर्जा उत्पादन प्रक्रियाओं में भी आवश्यक भूमिका ये लौह तत्व निभाता है। जिस प्रकार से हमारे शरीर में जो आयरन होता है, जो लो होता है, जिसकी वजह से हमारा ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर होता है, हमारी सांस की प्रक्रिया अच्छी रूप से चलती है, उसी प्रकार से श्वसन प्रक्रिया हमारे पौधों में भी होती है। एंजाइम कार्य। लोह कई प्रकार के एंजाइमों की कार्य क्षमता को बनाए रखने में मदद करता है। एंजाइम होते हैं कि पौधों को विशेष प्रकार की जो प्राप्ति होती है मौसम से बचने की और कीटाणुओं से बचने की, यानी कि रोज जो रोग जो क्षमता होती है उसको एंजाइम कह सकते हैं, उनको बनाए में मदद करता है, जो पौधों के विभिन्न मेटाबॉलिक कार्यों के लिए आवश्यक है। अगला मोलिब्डेनम जो होता है ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण, यानी कि नाइट्रोजन को स्थिर करता है हमारी भूमि के अंदर। नाइट्रोजन जब स्थिर रहता है, देखिए जब दो हम खेतों में हमारे जो किसान फर्टिलाइजर डालते हैं उसमें 46% नाइट्रोजन होता है और वो उसमें 54% क्या होता है ये हमें पता नहीं होता।
तो 54% जो अवशेष होता है वो पृथ्वी के ऊपर जम जाता है, नाइट्रोजन पृथ्वी के अंदर चला जाता है, जिससे हमारी पृथ्वी कठोर और बंजर होती जा रही है। उस नाइट्रोजन को स्थिर रखने में ये मॉलिब्डेनम जो होता है, उस नाइट्रोजन को स्थिर रखने में, पृथ्वी के अंदर ज्यादा समय तक बरकरार रखने में ये बहुत विशेष भूमिका निभाता है, जिससे पौधों को नाइट्रोजन उपलब्ध होता रहता है समय समय पर। एंजाइम कार्य, ये नाइट्रोजन रिजेक्ट और नाइट्रोजन के मेटाबॉलिज्म में शामिल अन्य एंजाइमों के कार्यों को भी सक्रिय करता है। प्रोटीन विश्लेषण, मोलिब्डेनम प्रोटीन और अमीनो एसिड के मोलिब्डेनम में भी सहायक होता है। अगला तत्व होता है इसके अंदर मैग्नीज। मैग्नीज होता है क्लोरोफिल निर्माण करता है, जिससे पौधों का रंग हरा भरा बना रहता है और पत्ते स्वस्थ होते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भी बढ़ावा देता है। एंजाइम कार्य, ये कई एंजाइमों के कार्यों में सक्रिय भूमिका निभाता है, जो पौधों के मेटाबॉलिक प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक होता है। नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म, मैग्नीज नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में भी सहायक होता है और पौधों की पत्तों की विकास वृद्धि में भी सहायक होता है। अगला लेते हैं तांबा। दोस्तों, जैसे हम अपने आम सेशन में सुनते हैं कि पृथ्वी के अंदर सारे तत्व होते हैं, लोहा है, पीतल है, तांबा है, अभ्रक है, मैग्नीज है, गैस है, पेट्रोल है। इसी प्रकार से तांबा जो तत्व होता है, ये पृथ्वी के अंदर से ऑलरेडी होता है, ये पानी के माध्यम से हमारी फसल को प्राप्त होता है। तो इसका जो हमारा भूमिका होती है, ये इसका एंजाइम कार्य करने में तांबा सबसे ज्यादा सहायक होता है। जो और एंजाइम कार्य जो होता है वो तांबे के द्वारा होता है। जिस प्रकार से हम पानी को तांबे के बर्तन में रख करके पीते हैं, हमारे उसमें ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है, हमारे ब्लड को सर्कुलेशन को बढ़ाता है। यही प्रक्रिया हमारे पौधों में होती है। ये पौधों के मेटाबॉलिक प्रक्रिया के लिए आवश्यक होता है। नंबर 2, लिग्निन मोलिब्डेनम। ये लिग्निन एक नाम का जो पदार्थ है, ये इत्तेफाक से मैं अभी 2-3 दिन पहले इसी सब्जेक्ट को देख रहा था, तो उसमें मुझे लिग्निन नाम का पदार्थ मिला। दोस्तों, एक नई खोज भारत में होने वाली है, हो चुकी नहीं है, होने वाली है, जिसको सुनकर का बड़े आश्चर्य हुआ कि पारदर्शी लकड़ी बनाई जा रही है। लकड़ी पारदर्शी जैसे शीशा होता है, उसके अंदर से आर पार दिखता है, ऐसी लकड़ी का निर्माण किया जा रहा है साइंटिस्टों के माध्यम से। और वो होता है, इस लकड़ी के हर लकड़ी के अंदर एक लिग्निन नाम का पदार्थ होता है, जिसको उसमें से निकाल लिया जाता है एक रासायनिक क्रिया से, और लकड़ी आर पार दिखने शुरू हो जाती है, पारदर्शी लकड़ी जो होती है। ये लिग्निन पदार्थ जो होता है, ये मोलिब्डेनम, ये लिग्निन के मोलिब्डेनम में सहायक होता है। यानी कि पौधों की वो लिग्निन पावर जिससे पौधों में मजबूती होती है, एक दूसरे से इसकी परतें चिपकी रहती है, उसको लिग्निन बोलते हैं। उसमें बहुत सहायक होता है, जो पौधों की संरचना को मजबूत करता है, पौधों की बनावट को मजबूत करता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता, ये एंटीऑक्सीडेंट होता है। रोग की जो लड़ने की जो क्षमता होती है, उसको बहुत बेहतर रूप से मेंटेन करता है। तांबा पौधों की रोग निरोधक क्षमता बढ़ता है, जिससे ये कीट और बीमारियों से सुरक्षित रहते हैं। तो नेक्स्ट है नैनो एमिनो एसिड, पोषक तत्वों का अवशेषन। इस मिट्टी के अंदर हमारे पौधों को जितने पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, ये नैनो एमिनो एसिड उनको अवशोषित करके, संग्रहण करके, उनको इकट्ठा करके अपने पास रखता है, जो पौधों को पोषक तत्वों के अधिक प्रभावी अवशोषण में मदद करता है। एंटीऑक्सीडेंट गुण, ये एमिनो एसिड पौधों में एंटीऑक्सीडेंट गुणों को बढ़ावा देते हैं, रोग निरोधक क्षमता को बढ़ावा देते हैं, जिससे ये एंटीऑक्सीडेंट स्ट्रेस से सुरक्षित होते हैं। देखिए दोस्तों, जिस प्रकार से हमारे दिमाग में स्ट्रेस आते हैं किसी कारण से, किसी बीमारी से, किसी दुर्घटना से, किसी अनहोनी से स्ट्रेस आते हैं, पौधों में भी स्ट्रेस आते हैं, इनको भी तनाव होता है। ये जो एमिनो एसिड्स होते हैं, ये पौधों को स्ट्रेस से भी सुरक्षित रखते हैं। पौधों की वृद्धि, नैनो एमिनो एसिड पौधों की समग्र वृद्धि और विकास को बढ़ावा देते हैं और उनकी प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व होता है। नेक्स्ट लेते हैं, इनका सारांश जो बनता है कि पौधे, जैसे मैं इस पूरे सेशन बता चुका हूँ, पौधों की समग्र वृद्धि होती है, सूक्ष्म तत्वों की उचित अनुपात पौधों की समग्र वृद्धि और विकास को बढ़ावा देता है। एंजाइम सक्रियता, ये पोषक तत्व विभिन्न एंजाइमों की सक्रियता को बढ़ावा देते हैं, जो पौधों के मेटाबॉलिक कार्यों के लिए आवश्यक होता है। रोग निरोधक वृद्धि क्षमता क्षमता बढ़ाते हैं, जिससे सूक्ष्म पोषक तत्वों को रोग निरोधक क्षमता को बढ़ाने में, जिससे कीट और बीमारियों से सुरक्षित रहते हैं।
पोषक तत्वों का संतुलन, ये तत्व पौधों में पोषक तत्वों का संतुलन बनाए रखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट है टेराटेक फ्रूट हेल्थ केयर। जैसे हमारे पौधे बड़े हो जाते हैं और जब फ्रूट पर काम करता है, जैसा कि इसका जो मोटो है कि रूट टू फ्रूट, यानी जड़ से लेकर के फ्रूट तक ये हमारा प्रोडक्ट काम करता है। तो अगला जो प्रोडक्ट है हमारा फ्रूट हेल्थ केयर का है। फलों की स्वस्थ देखभाल में पोषक तत्वों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। हम जो हमारे जो फल लगते हैं हमारे कृषि खेतों में, उनकी देखभाल में, उनको स्वस्थ रखने में इन पोषक तत्वों का विशेष योगदान होता है। विशेष रूप से ऑर्थोसिलिक एसिड और जैविक अर्क, बायोलॉजिकल एक्सट्रैक्ट, यानी कि कृत्रिम रूप से वो पौधों के एक्सट्रैक्ट निकाले हुए उसमें जो मिलाए जाते हैं, जो हमारे पौधों को चाहिए होता है। जैसे एक उदाहरण तौर पे मैं कह सकता हूँ, कंफर्म नहीं है, नहीं कि मैं सही हूँ, लेकिन जैसे कोरोना काल में स्वस्थ लोगों का प्लाज्मा निकाल रख के और कोरोना के मरीजों को डाला गया था उनको स्वस्थ रखने के लिए, ऐसे उन पौधों का बायोलॉजिकल एक्सट्रैक्ट, उनका अर्क निकाल करके इसके अंदर डाला जाता है, जो हमारे फलों को स्वस्थ रखता है। इनके फलों की गुणवत्ता और उत्पादकता को बढ़ाने में मदद करता है। इन पोषक तत्वों के फायदे जो होते हैं वो इस प्रकार से होते हैं कि आर्थोसिलिक एसिड सबसे पहला होता है। आर्थोसिलिक एसिड नंबर एक, कोशिकाओं की दीवारों को मजबूती प्रदान करता है। जैसे हमारे शरीर में सेल्स होते हैं, ऐसे पौधों में भी सेल्स होते हैं, और जो सेल्स होते हैं उनकी दीवारों को मजबूती प्रदान करता है, जिससे वो किसी भी प्रकार के दुष्प्रभाव से लड़ने में सक्षम होती है। ऑर्थोसिलिक एसिड पौधों की कोशिका दीवारों को मजबूत करता है, जिससे फलों की संरचना मजबूत होती है और वो कीटों और बीमारियों के प्रति अधिक प्रतिरोधक हो जाते हैं। उनकी रोग निरोधक क्षमता बढ़ जाती है। जितने सेल्स स्वस्थ होंगे, जितने सेल्स मजबूत होंगे, उतनी बॉडी मजबूत होगी। इसी प्रकार से पौधे उतने मजबूत होंगे जितने उनके सेल्स की मजबूती होगी। जड़ विकास, यह जड़ों की वृद्धि और विकास को बढ़ावा देता है, जिससे पौधे अधिक पोषक तत्व और पानी को अवशोषित कर पाते हैं। दोस्तों जितनी जमीन हमारी नरम होगी, भुरभुरी होगी, पौधों की जड़ का उसमें उतना ही ज्यादा विकास होगा। उसकी जड़ों की मिट्टी के अंदर उसकी पकड़ बढ़ेगी, मजबूती बढ़ेगी। पौधे किसी ज्यादा हवा के प्रभाव से गिरेंगे नहीं और ज्यादा पानी अवशोषित कर सकेंगे, जिससे हमारे पानी जो पौधों की उसको पोषण करने में मदद मिलती है। पानी की क्षमता में सुधार होता है। आर्थोसिलिक एसिड मिट्टी में जल धारण क्षमता को बढ़ावा देता है, जिससे सूखे के समय भी पौधे स्वस्थ रहते हैं। यानी ऐसी कंडीशन जैसे अभी आपने देखा था, अब से एक हफ्ता पहले जो गर्मी का जो प्रकोप था, इस प्रकोप में भी आपने देखा था कि दोपहरी के समय पौधे कुमला जाते थे, पत्ते मुड़ जाते थे, उनकी जो रस्सी बन जाती थी, और सुबह शाम वो फिर खिल जाते थे। वही ये चीज होती थी कि इस पानी की क्षमता सुधार होता है इस ऑर्थोसिलिक एसिड की वजह से, जो पौधों को समय समय पर पानी देता रहता है। जिस प्रकार से हमारे शरीर में 70% पानी मात्रा होती है, इसी प्रकार से मिट्टी में भी पानी की मात्रा 70% से ज्यादा चाहिए होती है, जो पौधों को समय समय पर मिलती रहती है। और उस पानी की मात्रा को बढ़ाने में ऑर्थोसिलिक एसिड बहुत महत्वपूर्ण होता है। प्रतिकूल परिस्थिति से सुरक्षा, यह पौधों को प्रतिकूल जलवायु परिस्थितियों जैसे उच्च तापमान, सूखा, लवणता, आर्द्रता जो होता है उससे बचाने में मदद करता है। यानी किसी प्रकार का प्रतिकूल मौसम किसी उस स्थिति में उत्पन्न हो जाता है, उससे पौधों को लड़ने में ये मदद करता है। ये आर्थोसिलिक एसिड बहुत मजबूती प्रदान करता है, जिससे हमारे पौधे सुरक्षित रहते हैं। फलों की गुणवत्ता बढ़ती है। ऑर्थोसिलिक एसिड फलों की गुणवत्ता और भंडारण क्षमता में सुधार करता है। गुणवत्ता और भंडारण, गुणवत्ता का मतलब होता है उनकी क्वालिटी, और भंडारण का मतलब होता है उनकी क्वांटिटी। यानी इससे हमारे पौधों फलों की जो गुणवत्ता बढ़ती है, उनकी क्वालिटी अच्छी होती है, और भंडारण मतलब उनकी क्वांटिटी भी ज्यादा होती है, जिससे हमारे किसान को ज्यादा फसल प्राप्त होती है, जिससे वो अधिक समय तक ताजे भी रहते हैं। अगला होता है जैविक अर्क, प्राकृतिक पोषक तत्व। जैविक अर्क पौधों को प्राकृतिक पोषक तत्व प्रदान करते हैं। ये जो जैविक अर्क होते हैं, हमारे जो धरती के अंदर जो जीव जंतु होते हैं, केंचुए वगैरह,
उनका जो अर्थ होता है, पौधों को प्राकृतिक पोषक तत्व प्रदान करता है जो उनके समग्र विकास यानी चहुमुखी चहुमुखी विकास और स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं जिससे पौधों को किसी भी बीमारी से, किसी भी कीटों से, किसी भी सुरक्षित रहने में मदद मिलती है। फूल और फल का विकास होता है। अच्छे फूल आते हैं तो अच्छा फल आता है, और जितने अच्छे फल आएंगे उतने हमारे किसान की उसमें आमदनी बढ़ेगी, उसकी फसल बढ़ेगी, जिससे फसल की गुणवत्ता और मात्रा में भी सुधार होता है। गुणवत्ता और मात्रा वही चीज होती है, क्वांटिटी और क्वालिटी। सूक्ष्म जीवों की गतिविधि जैविक अर्क मृदा में लाभकारी सूक्ष्म जीवों की गतिविधियों को बढ़ावा देते हैं। यानी कि धरती के अंदर जो सूक्ष्म जीव होते हैं, जैसे मैं पहले बताया था, वो जितने ज्यादा से ज्यादा हमारी पृथ्वी में होंगे उतनी हमारी उसकी मिट्टी की जो ताकत है वो बढ़ती चली जाएगी, जो पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्वों का विघटन और रिहाई करते हैं। पोषक तत्वों का विघटन, उनको फैलाना, तोड़ना और उनको डिवाइड करना, पौधों तक पहुंचाना, ये इनका कार्य होता है। पौधों का समग्र स्वास्थ्य जैविक अर्क पौधों के समग्र स्वास्थ्य और वृद्धि को बढ़ावा देते हैं, जिससे फसल की उत्पादकता में वृद्धि होती है। लाभों का सारण जैसा मैंने इसको बताया था उसको दोबारा फिर रिपीट करता हूँ। मृदा की संरचना में सुधार होता है। आर्थोसिलिक एसिड मृदा को संरचना में सुधार करता है, यानी उसकी बनावट में, जिससे जल धारण की क्षमता बढ़ती है और पौधों को स्थायी पोषण मिलता है। पौधों की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। ऑर्थोलिक एसिड और जैविक अर्क पौधों की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं, जिससे कीट और बीमारियों प्रतिकूल मौसम से सुरक्षित रह सकते हैं। उत्पादक में वृद्धि होती है, अच्छी उत्पादन होता है, अच्छे फूल और फल आते हैं, जिससे हमारी उन्हें गुणवत्ता और मात्रा में भी ज्यादा विकास होता है। प्राकृतिक और सुरक्षित, ये बिल्कुल 100% प्राकृतिक होते हैं और सुरक्षित होते हैं। इसका किसी जीव जंतु पर, किसी पशु पक्षी पर या किसी फसल पर कोई हानिकारक जो असर नहीं होता है। ये बिल्कुल प्राकृतिक रूप से सुरक्षित होते हैं। इनको जमीन पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं जहां पर पौधे अधिक ऊंचाई वाले होते हैं, जैसे नारियल, आम, चीकू, लीची, और आजकल तो गन्ना भी बहुत लंबा लंबा होता है। उन पर भी इसका प्रयोग प्रति एकड़ 1 लीटर तक कर सकते हैं। फलों प्रति एक एकड़ 1 लीटर और 200 लीटर पानी में मिक्स करके इसको हम उसमें इस्तेमाल स्प्रे के माध्यम से कर सकते हैं। फलों और फूलों पर भी इसका प्रयोग प्रति लीटर पानी में 2 मिलीलीटर के से 2.5 मिलीलीटर तक कर सकते हैं। जो हम छोटे छोटे गमलों में या अपने किचन गार्डन में जो इसको इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उसमें 1 मिलीलीटर यानी 2 मिलीलीटर, 2 बूंद और 2.5 लीटर पानी में मिलाकर उसको दे सकते हैं। 10 से 15 दिन के अंतराल में हमने इसको 2 बार छिड़काव कर सकते हैं। तो दोस्तों अगला ले लेते हैं। अगले आता है सॉइल हेल्थ केयर। जैसा पहले सॉइल हेल्थ केयर आया था, दोबारा फिर सॉइल हेल्थ केयर को इसमें इस्तेमाल किया गया है। तो इसमें क्या होता है, जैविक विकर्षक, बायो रिप्लेंट, जैविक विकर्षक जो होते हैं, ये पौधों की सुरक्षा और स्वास्थ्य को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये प्राकृतिक उत्पाद होते हैं जो पौधों को कीटों और बीमारियों से बचाने में मदद करते हैं। जैविक विकर्षकों के निम्नलिखित लाभ होते हैं। ये जैविक जो विकर्षक होते हैं, ये वो चीज होती है जो हमारे जमीन के अंदर जो जीवाणु होते हैं उनके द्वारा प्राप्त पैदा किए हुए वो तत्व जो हमारी फसल को बहुत ज्यादा आवश्यकता में चाहिए होते हैं, उनको ये रिप्लेट करते हैं, उनको ये रिलीज करते हैं, जिनको जैविक विकर्षक कहते हैं। जैविक विकर्षकों के जो लाभ होते हैं, ये पर्यावरण के अनुकूल होते हैं, यानी प्राकृतिक सामग्री से बने होते हैं और पर्यावरण के लिए हानिकारक नहीं होते। ये रसायनों के विपरीत, यानी जो केमिकल जो होते हैं उनके अगेंस्ट मिट्टी और जल स्रोतों को प्रदूषित नहीं करते। यानी कि हमारे धरती के अंदर जो रसायन डाले जाते हैं उनसे मिट्टी को और जल स्रोतों को प्रदूषित नहीं होने देते, ये इनका फायदा होता है। मनुष्यों और पालतू जानवरों के लिए बिल्कुल सुरक्षित होते हैं। जैविक विकर्षक मनुष्यों और पालतू जानवरों के लिए, हमारे खेतों में जो जानवर जिनको हमारे जो चारा खाते हैं उनके लिए भी सुरक्षित होते हैं। ये फसलों पर बिना किसी विषैले अवशेष के छोड़े सुरक्षित रूप से उपयोग किए जा सकते हैं। ये किसी भी फसल पर डालते हैं और किसी भी मौसम में इनको डाल सकते हैं। और आजकल आपने देखा होगा कि जो किसान
केमिकल जो इस्तेमाल करते हैं फसलों को कीटनाशक बचाने के लिए, उनके ऊपर मौसम का बड़ा असर होता है कि धुंध नहीं होनी चाहिए, पड़ने बाद में 2-3 दिन धूप होनी चाहिए, फिर 2-3 दिन बाद में पानी देना बहुत जरूरी होता है। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है, किसी भी मौसम में किसी भी समय पर आप इसको डाल सकते हैं। ये पौधों के लिए हमेशा फायदेमंद होते हैं, कीटों और बीमारियों से सुरक्षित रखते हैं। जैविक विकर्षक पौधों को विभिन्न कीटों जैसे एफिडिस, थ्रिप्स, माइटस और कैटरपिलर्स से बचाने में प्रभावी होते हैं। ये तरह तरह के कीट जो हमारे फसलों में लगते हैं, जिनको डॉक्टर कभी सफेद घोड़ा बोलते हैं, कोई पत्ती खाने वाला कहता है, कोई और कुछ नाम से जानते हैं, अलग अलग नाम से। उन सभी खतरनाक जो जानवर पैदा होते हैं, उनसे हमारी फसलों को बचा कर रखते हैं। ये पौधों को फफूंद, बैक्टीरिया और वायरल जैसी बीमारियों से भी सुरक्षित रखते हैं। पौधों की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। विकर्षक पौधों की जो प्राकृतिक प्रतिरोधक क्षमता को उसको बढ़ावा देते हैं। पौधों के अंदर जो प्राकृतिक जो इम्यूनिटी होती है उसको बढ़ावा देते हैं, जिससे पौधे किसी प्रकार के मौसम से और हालातों से लड़ने में सक्षम होते हैं, जिससे कीट और बीमारियों से बेहतर तरीके से लड़ सकते हैं। ये पौधों की समग्र स्वास्थ्य और वृद्धि को भी बढ़ावा देते हैं। अन्य लाभकारी जीवों के लिए भी सुरक्षित होते हैं। ये जैविक विकर्षक जो उपयोगी जीवों जैसे मधुमक्खी, तितलियां और अन्य परागकर्ताओं के लिए भी हानिकारक नहीं होते। ये मृदा में लाभकारी सूक्ष्म जीवों गतिविधियों को भी प्रभावित करते हैं। दोस्तों, हमारे जब किसी फसल में जब बौर आता है, उसमें पराग आता है, तो उसमें जो कीड़े, जो तितलियां, जो मधुमक्खियां, जो मक्खियां और जो भंवरे वगैरह जो बैठते हैं, उनके माध्यम से एक पराग दूसरे पराग तक पहुंचता है, जिससे हमारी फसल बढ़ती है। यानी वही एक्स और वाई जो जो होते हैं शुक्राणु, उसी प्रक्रिया को ये करते हैं। ये उनके लिए बहुत फायदेमंद होता है, उनके लिए हानिकारक नहीं होता। रासायनिक प्रतिरोध नहीं होता। रासायनिक कीटनाशकों के विपरीत जैसे जैविक विकर्षक कीटों में प्रतिरोध विकसित नहीं करते। यानी कि जो रासायनिक होता है उनका भी असर हमारे कीटों पर नहीं होता है, इसलिए सुरक्षित होता है और ये बहुत लंबे समय तक उपयोग के लिए अधिक प्रभावी और टिकाऊ भी होता है। कृषि, स्थायी कृषि के लिए उपयुक्त। देव जी, टाइम कितना हो गया अभी? है अबे 5 मिनट, 10 मिनट, अभी 10 मिनट। कंटिन्यू सर, कंटिन्यू है टाइम अभी। थैंक यू, थैंक यू। स्थायी कृषि के लिए भी बहुत ज्यादा उपयुक्त होते हैं। जैविक विकर्षक स्थायी और जैविक कृषि प्रथाओं के लिए अवशेषित होते हैं। ये पौधों की प्राकृतिक वृद्धि और विकास को समर्थन करते हैं। पौधों को जो प्राकृतिक तौर पर जो उनको बढ़ना चाहिए, जो विकास मिलना चाहिए, उसका समर्थन करते हैं, उसमें उसको मदद करते हैं। इससे उच्च गुणवत्ता और सुरक्षित फसलों का उत्पादन होता है। अच्छी क्वालिटी और ज्यादा मात्रा में हम फसल उत्पादन कर सकते हैं। निष्कर्ष निकलता है कि जैविक विकर्षक यानी जमीन के अंदर जो पलने वाले, जो पैदा होने वाले कीटाणु, उनके विकर्षक, उनके द्वारा उत्सर्जित, उनके द्वारा सप्लाई पौधों की सुरक्षा और स्वस्थ को बनाए रखने का एक प्राकृतिक, सुरक्षित तथा प्रभावी तरीका है। इनका प्रयोग पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना, देखिए दोस्तों, इनका उपयोग पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना पौधों को कीटों और बीमारियों से बचाता है और जैविक खेती के लिए आदर्श विकल्प प्रस्तुत करता है। जैविक विकर्षकों का यह उपयोग पौधों की उत्पादकता और गुणवत्ता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर ये बात भी हमने अपने किसानों को समझाई, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट कर सकते हैं, तो सारा तत्व इसी में आ जाता है। नेक्स्ट ले लेते हैं, ई स्प्रेडो केयर। ये जो स्प्रे करने वाला जो होता है, ये हमारे पौधों किस प्रकार से जब फसल पकने के लिए होती है, तो उस प्रकार किस प्रकार से मदद करता है, इसके अंदर क्या क्या तत्व होते हैं, आगे देखते हैं। उच्च गुणवत्ता वाले स्प्रेडर का उपयोग पौधों की देखभाल और उसकी महत्वपूर्ण उसकी वृद्धि, कीटनाशकों से बचाव और उसकी रोग निरोधक क्षमता को बढ़ाने में मददगार होता है। जैविक विकर्षकों और अन्य पोषक तत्वों को समान रूप से और प्रभावी ढंग से फैलाने के लिए डिजाइन किया गया है। उच्च गुणवत्ता इसके वाले लाभ किस प्रकार से होते हैं? समान और सटीक वितरण। समान और सटीक वितरण, समान यानी बराबर और सटीक बिल्कुल नियंत्रित। स्प्रेडर की मदद से पोषक तत्व, वो पोषक तत्व जो हमारी फसल को चाहिए,
उर्वरक और कीटनाशक पौधों पर समान रूप से वितरित किए जा सकते हैं। यानी कि इसका जो इस प्रकार से मॉडिफाइड किया गया है कि ये प्रत्येक फसल को और प्रत्येक पौधे को बिल्कुल समान रूप से प्राप्त हो जाता है। यह पौधों को अनावश्यक पोषक तत्व समान मात्रा में प्राप्त करने में मदद करता है। दाने का साइज एक साइज रहता है। तो ये पौधों को अनावश्यक पोषक तत्व समान मात्रा में प्राप्त करने में मदद करता है, जिससे उनकी समग्र वृद्धि और स्वास्थ्य में सुधार होता है। इसका मतलब होता है कि उसमें जो दाना आता है, जो फल आता है, जैसे आपने देखा होगा कई बार हम टमाटर बोते हैं तो जो पहले पहले टमाटर लगते हैं मोटे मोटे होते हैं और ऊपर लग जाते जाते बिल्कुल छोटे छोटे हो जाते हैं। हर फसल की यही कहानी होती है और इसका प्रभाव जब से ज्यादा हुआ है जब से हमारे खेतों में फर्टिलाइजर और केमिकल जो ये डलना शुरू हुआ है। लेकिन ये इतनी अच्छा जो स्प्रेडर है कि जैसे हमारे फसल में फल आता है तो जो नीचे वाला फल आता है उतना ही ऊपर वाला भी तगड़ा और मजबूत होता है, यानी हमारे फसल की गुणवत्ता बढ़ती है। एक जैसी फसल जब होती है तो उसके दाम भी अच्छे मिलते हैं क्योंकि उसमें कोई छटनी करने की उसमें गुंजाइश नहीं रहती। तो फसल को अच्छी पोषकता और अच्छी गुणवत्ता के बीज और फल हमें प्राप्त होते हैं। समय और श्रम की बचत होती है, इससे हमारे समय की बचत होती है और हमारी मेहनत की भी बचत होती है, क्योंकि ये बड़ी मात्रा में क्षेत्र को जल्दी और प्रभावी ढंग से कवर कर सकते हैं। ये विशेष रूप से बड़े बागानों और खेतों के लिए उपयोगी होते हैं। जो बड़े बड़े कृषि फार्म होते हैं और जो बड़े बड़े बाग होते हैं जिनमें बड़े बड़े पौधे होते हैं उनमें विशेष रूप से ज्यादा उपयोगी होते हैं। सटीक मात्रा नियंत्रण करते हैं। इन स्प्रेडरों में मात्रा नियंत्रण की सुविधा होती है। मात्रा नियंत्रण मतलब पौधों किस फसल को कितनी मात्रा में क्या चाहिए होता है उसमें भी नियंत्रण करने की सुविधा होती है, जिससे उर्वरकों और कीटनाशकों की सटीक मात्रा निर्धारित की जा सकती है। उर्वरकों यानी उपजाऊ जो तत्व होते हैं और जो कीटनाशक होते हैं उनकी मात्रा कितनी इसमें डाली जाती है वो इसमें निर्धारित की जाती है, जिससे पोषक तत्वों की अधिकता या कमी से होने वाले नुकसान से बचा जा सकता है। फसल की गुणवत्ता में सुधार। समान वितरण और सटीक मात्रा नियंत्रण के कारण पौधों को आवश्यक पोषक तत्व और कीटनाशक सही मात्रा में मिलते हैं, जिससे फसल की गुणवत्ता में सुधार होता है। नेक्स्ट है लंबे समय तक टिकाऊ। उच्च गुणवत्ता वाले स्प्रेडर आमतौर पर टिकाऊ सामग्री से बने होते हैं जो लंबे समय तक उपयोग में रहते हैं। दोस्तों इनकी जो लाइफ है, एक्सपायरी जो डेट होती है वो बहुत लंबी होती है। कि हमारे यहाँ ऐसा नहीं कि 2-4-6 महीने में एक्सपायर हो जाते हैं, 36-36 महीने की लाइफ होती है। तो ये लंबे समय तक टिकाऊ रहते हैं और ये उपयोग में हम इनको ले सकते हैं। इनकी डिजाइन और निर्माण गुणवत्ता बेहतर होती है, जैसे कठोर परिस्थितियों में भी सही तरीके से काम करते हैं। आसान संचालन और रखरखाव। दोस्तों उच्च गुणवत्ता वाले स्प्रेडर का संचालन और रखरखाव बहुत आसान होता है। इनमें उपयोगकर्ता के अनुकूल डिजाइन होते हैं, जिससे इन्हें चलाना और साफ करना सरल होता है। ये जो स्प्रे करने जो मशीनरी चलाना और साफ करना बड़ा आसान होता है और रखरखाव में आसान होते हैं। इनको हम अपने घर में कहीं भी रख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि घर में किसी ने थाई मेट लाकर रख दी और किसी ने उसको खा लिया या गलती से किसी के मुंह में या पेट में गई तो जान का खतरा हो जाता है। ये बिल्कुल ऑर्गेनिक होते हैं, ऐसा भी कोई रिस्क नहीं है। हमारे घर में कहीं रखा भी रहता है तो कोई खतरा नहीं है कि उसका कोई दुष्प्रभाव हो जाए। तो निष्कर्ष होता है कि उच्च गुणवत्ता वाले स्प्रेडर पौधों की देखभाल और प्रबंधक में एक महत्वपूर्ण उपकरण होते हैं। ये जो इनका उपयोग पौधों पर उर्वरक, कीटनाशक और अन्य पोषक तत्वों को समान और सटीक तरीके से फैलाने के लिए किया जाता है। यह न केवल समय और श्रम की बचत करता है बल्कि पौधों की वृद्धि, स्वास्थ्य और उत्पादकता में भी सुधार करता है। उच्च गुणवत्ता वाले स्प्रेडर का उपयोग करके किसान और बागवानी करता पौधों की समग्र गुणवत्ता और उपज को बढ़ा सकते हैं। इसका उपयोग 0.5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के लिए किसी भी प्रकार के द्रव्य स्वरूप यानी तरल पदार्थ में पोषक, कीटनाशक, फफूंदीनाशक को अच्छे से फैलाने में का काम करता है। ये आज का जो सेशन था लगभग यहाँ पर पूरा हो जाता है और मैं समझता हूँ कि जैसा मैंने इसको अपनी क्षेत्रीय भाषा में अपनी हमारी जो फॉर्मल लैंग्वेज थी उसमें आपके सामने प्रस्तुत किया है,
इसको विशेषज्ञ तो हमारे जो कृषि विशेषज्ञ हैं वो ई ग्रोथ अकेडमी के माध्यम से कई बार हमारे जूम पर प्रस्तुत कर चुके हैं, लेकिन आज आपने इन चीजों को शायद कुछ ज्यादा महसूस किया होगा कि मैंने जो भाषा इस्तेमाल की वो हमारी अपनी खुद की भाषा है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने इसका फायदा उठाया होगा, कुछ नोट्स किया होगा, और कुछ जो इसमें क्वेश्चन आपके सामने आए होंगे उन क्वेश्चनों को प्लीज आप मेरे से ना पूछें, क्योंकि मैं भी आप जैसा ही हूँ। अभी जो क्लोजिंग में डॉक्टर साहब आने वाली है, डॉक्टर सुरेंद्र जी आने वाले आएंगे, कभी आप उनसे या किसी विशेषज्ञ से उनको क्लियर कर सकते हैं। तो मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू सो मच, आपने मुझे इतनी अच्छी तरह सुना। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ओवर टू देव जी। धन्यवाद।